बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। DGISI की एक्सटेंशन की खबर तो आ गई है, लेकिन उनकी चाय की प्याली वाली तस्वीर वो कहाँ है? और इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं फ़ौज के, वो किस स्टेज पर हैं, और परवेज़ इलाही साहब को उन मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा हो रहा है, ये बातें तो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊँ कि एक चीफ जस्टिस मनहूस और दूसरा कब्रिस्तान में प्लॉट, ये क्या कहानी है? तो जनाब, कहानियां हैं दो चीफ जस्टिस की। एक ताज़ा तरीन गए हैं अभी अभी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, और दूसरे हैं जस्टिस साकिब निसार साहब, वो डैम वाले बाबा जी। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तो कहानी बड़ी मुख्तसर सी और इब्तदा है। वो कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वो इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो पहली स्टोरी आई है उनकी, और वो है करोड़ों रुपए की। बस छोटी सी बात है। वैसे तो प्लॉट के लिए तो ये मर रहे होते हैं। पहले भी हमने ऐसा सुना हुआ है कि कराची में वो जो था ना, पार्किंग एरिया और ग्रीन बेल्ट, उनको काट कर प्लॉट बना दिए जाते थे जजेस को देने के लिए। काफ़ी सारी बातें ऐसी चलती रही हैं। और कराची में तो चीफ जस्टिस साहब पहुँच गए थे खुद, कि वो आई थिंक गुलजार साहब थे, कि जनाब ये वाला प्लॉट हमें चाहिए, यहाँ पर हमने अपना ऑफिस बनाना है। अब ताज़ा तरीन वो स्कूल, 100 साल पुराना स्कूल, के जनाब ये हमें दे दें, यहाँ हमने, पता नहीं क्या इन लोगों को, मर रहे होते हैं प्लॉटों के पीछे, मर रहे होते हैं बाकायदा। तो अब स्टोरी है जनाब उमर अता बंदयाल साहब की बेगम साहिबा की, जिन्होंने एग्रिक सोसाइटी, जो ये इत्तेहाद टाउन लाहौर में बना है, उसके साथ एक सोसाइटी थी, उस पर प्लॉट लिया। और प्लॉट जो है उन्हें अलॉट हुआ था कब्रिस्तान में। अच्छा, पता नहीं क्या सोच के उन्होंने, चीफ जस्टिस साहब उस वक्त तो चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की बेगम साहिबा को जो प्लॉट अलॉट हुआ था वो कब्रिस्तान में था, यानी इल्लीगल प्लॉट था। तो लेकिन जब वो चीफ जस्टिस, मतलब जज, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के जज यार, और फिर वो तो चीफ जस्टिस भी, तो फिर वो गए हैं पीछे पीछे और वहाँ से जाकर उनकी उसको चेंज करवाया। और वो जनाब उस प्लॉट को कि जनाब हमें कोई और प्लॉट दें, प्लॉट और नहीं था तो हमें कमर्शियल प्लॉट दें उसके बदले में। तो फिर कमर्शियल प्लॉट लिया, अपने सेक्रेटरी को भेजकर फॉलोअप कराया और फाइनली ले लिया। और वो जो 2.5-3 करोड़ रुपए का प्लॉट था, उसके बदले में 6 करोड़ रुपए का कमर्शियल प्लॉट मिल गया है उमर अता बंदयाल साहब की बेगम साहिबा को। वो आंटी है ना, सासू माँ, वो जो कहती थी कम बखत माशाल्लाह भी तो नहीं लगाते, उनकी साहबजादी मोहतरम उमर अता बंदयाल साहब की बेगम साहिबा। और वो प्लॉट है जनाब 52A, जो कब्रिस्तान से निकल के चीफ जस्टिस साहब का प्लॉट, या चीफ जस्टिस साहब की बेगम साहिबा का प्लॉट, वो पता ना आपको, सरकारी वो जो सियासतदानों के रिश्तेदारों के जो असासे होते हैं, उनका भी उनको जवाब देना पड़ता है। तरमीम में ये जो तब्दीली हुई थी उसको वापस कर दिया, ठीक है अगर करना है। लेकिन कमाल की बात यह कि जजेस से कोई नहीं पूछ सकता सवाल कि आपके पास ये जो असासे हैं ये कहाँ से आए हैं, आपके जो बेगम और बच्चों के जो असासे हैं वो कहाँ से आए हैं, ये जो लुट मार है करोड़ों अरबों रुपए हैं ये कहाँ से आए हैं, और आपने जो मुल्क का और रियासत का करोड़ों अरबों डॉलरों का नुकसान करते हैं, ये क्यों किया था सर, इस पे के बारे में जवाब दे दें। ये कोई नहीं पूछ सकता उनसे। आसमान से उतरी मखलूक है ना, धौंस है, धांधली है, डंडा है, बल्कि हथौड़ा है उनके हाथ में। तो उस हथौड़े के सर पे वो हथौड़ा ग्रुप बने होते हैं और जो मर्ज़ी कर लें। और एक वो डैम वाले बाबा जी थे, उनके लूट मार के तो और ही कहानी है। डैम के नाम पे पैसे लूटे हैं उन्होंने, लूटे इन द सेंस कि वो फिर खा पी गए ना, दौरे कर रहे होते थे, गैर मुल्की दौरे। शौक़ था साहब को ना, मैं किस के साथ वो तस्वीरें जो थी उनकी मैं क्या बताऊँ आपको। तो वो लेकिन उनका भी अब हशर नशर हुआ है। वो वापस आ रहे थे अमेरिका से, दोहा एयरपोर्ट पर 13 तारीख को, 13 सितंबर को जब वो वहाँ पर थे। वैसे ही ये जी बात है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ देर बाद हमारे दोस्त इमरान शफकत साहब दोहा एयरपोर्ट पर ही खड़े होंगे। वो अमेरिका जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के इजलास को कवर करने वाला जो डेलीगेट जा रहा है सहाफ़ियों का, उसमें हमारे दोस्त इमरान शफकत साहब भी होंगे। तो वहीं पर उसी दोहा एयरपोर्ट पर साकिब निसार साहब थे। जहाज़ में चढ़ने से पहले ही लोगों ने मनहूस की आवाज़ें लगा दी। अब सोचें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कहते थे मैं वो इतने MNAs MPs को तो मैं इस्तीफ़े करा दूंगा, फारिग कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं उस अफसर को फारिग कर दूंगा, जाके हॉस्पिटल्स बंद कराने की बातें करते, तो उछलते ज़्यादा थे ना। मतलब वो कहते ना,
कम ज़रफ़ों के पास जब कोई बड़ी पोस्ट आ जाए ना, वैसे तो कम ज़रफ़ों के लिए और भी बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ लिंक किया जाता है। अब मैं उनको किस किस चीज़ से लिंक करूँ, बस इतना काफ़ी है। कम ज़र्फ़ लोगों के पास जब बड़ी पोजीशन आ जाए तो फिर वो अपना ज़र्फ़ दिखाते हैं और वो हमें बार बार नज़र आता है, बार बार। और जुडिशरी में तो अखीर ही हुई पड़ी है। मतलब ऐसे ऐसे घटिया लोग मौजूद रहे हैं जिन्होंने बैठकर बताया टेलीविज़न पे कि हमने तो प्रेशर में आके फांसी दे दी थी, दबाव था हम पर, डूब के मर जाएं ऐसे लोग। फिर ये पैसों की लुटमार तो और बात है, वो तो अभी ताज़ा तरीन ही था ना, हमने सुना अब्बू ने मेहनत बड़ी की है, पैसे दे दें उनको, ठीक है। तो लेकिन शर्म है ही नहीं। शर्म थोड़ी सी भी होती ना तो चलो डूब के ना मरे, कम से कम बंदा माफ़ी मांग लेता है, बैकग्राउंड पे चला जाता है, खामोश ही हो जाता है, गायब ही हो जाता है। वो भी नहीं है इनको तो शर्म। ये अभी भी अपने आप को इस मुल्क और इस कौम के मसीहा समझते हैं। इतनी बड़ी बड़ी वाहियातियाँ इनके सामने आने के बाद, इनकी चले लफ्ज़ स्कैंडल काफ़ी है, मैं अब उसमें बाकी क्या लफ्ज़ है, उसके बावजूद भी ये लोग समझते हैं कि जनाब यही इस मुल्क के मसीहा थे। वो कहा ना साहब ने भी कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इस मुल्क के और इस इंसाफ के लिए मुझसे काम लिया। नहीं शर्म आई ये कहते हुए भी, यार चुप करके चले जाओ तुम यार, ये तो ना बोलें कम से कम आप। लेकिन ठीक है, उनको लगता है कि अभी ये उन्होंने मेहनत की है, ये उन्होंने खिदमत की है, तो सोचें जिन्होंने खिदमत नहीं की होगी उनका क्या हाल होगा। दूसरी तरफ इन्हीं जजेस के चहीते, लाडले और बड़े लीडर, अहम इंसान सादिक और अमीन, उन्होंने फ़ौज से मुज़ाकरात चल रहे हैं जनाब। उनके चाहने वाले, उनके स्पोक्स पर्सन जो हैं वो ये खबरें फैलाते फिर रहे हैं कि उनके मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं जनाब। दोनों तरफ से थॉट प्रोसेस शुरू हो गया है, बातचीत चल रही है और ऐसे इंप्रेशन दे रहे हैं जैसे फ़ौज की ज़रूरत है कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करें। तो जनाब मैंने कल भी आपसे ज़िक्र किया था कि एक छोटी सी मिसाल थी कि उनके बेटों से अगर बात नहीं कराई जा सकती, जेलर इस बात पे इनकार कर दे, तो सोच लें उनके किस लेवल पर मुज़ाकरात हो रहे होंगे। यहाँ तो कोई छोटे मोटे ऑफिसर से भी बंदे का ताल्लुक हो ना तो उसको पता चलता है कि उसका क्या बेनिफिट हो रहा है। और वो जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, ज़ाहिर मुज़ाकरात आर्मी चीफ, DGSI, DGC इस लेवल पर ही हो रही होंगी ना बातें, जो वो इम्प्रेशन दे रहे हैं। तो उनके बच्चों से कोई फ़ोन पे बात कराने को तैयार नहीं है, ये लेवल है। और परवेज़ इलाही साहब माशाल्लाह से 12वीं दफ़ा गिरफ़्तार हो गए हैं। मतलब बिल्कुल मैं उसके हक़ में नहीं हूँ, लेकिन वो चूँकि अब सिस्टम ऐसा है हम उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे शोर मचाने से तो नहीं होगा। मैं कहता हूँ वो तब्दील होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने तब्दील करना था, जब उनके पास वक्त था, तब वो लोगों को रगड़ा लगाने के चक्करों में थे। वो परवेज़ इलाही साहब भी और वो उनके बॉस इमरान खान साहब भी, तो वही दोनों अब भुगत रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वालों ने भी नहीं किया, वो भी भुगतेंगे, ये भी गारंटेड है। मैक्सिमम ये हो सकता है कि वो टाइम थोड़ा सा लेट आ जाए, मतलब वो इस पीरियड में ना हो। ये तो इंटरिम गवर्नमेंट है ना, शायद इसमें उनकी बारी ना आए तो फिर आ जाएगी कभी। ये नहीं हो सकता कि ना आए। और हल सिर्फ ये है कि तब्दील कर लें, प्रॉपर तरीके से बैठकर पार्लियामेंट के फोरम पर वहाँ बैठें और मामला को ठीक कर लें, सबके लिए एक जैसे वो उसूल बना दें। तो परवेज़ इलाही साहब को तो रगड़ा लग ही रहा है। इमरान खान साहब का जो ये ख्याल था ना, ख्याल भी नहीं बल्कि उनका जो प्रोपेगेंडा है कि मेरे तो मुज़ाकरात चल रहे हैं लोगों के साथ, बस वो तरले मिनते कर रहे हैं मेरे, वो सब फारिग है। DGISI की एक्सटेंशन की अनाउंसमेंट हो गया। अगर जो मेरी खबर पहले ये थी कि शायद नहीं हो रही, ज़ाहिर है खबरें तो ऐसी आ जाती हैं, वो गलत भी हो सकती है कोई। तो अब जिस तवातर से अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, अभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, लेकिन अनऑफिशियली जो सीनियर सहाफ़ी उसके बारे में बता रहे हैं। उमर चीमा साहब ने बताया है, बड़ी तफसील से ट्वीट किया हुआ है। उमर चीमा साहब का एक ट्वीट है और जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें ताहुक्म सानी अगली हिदायत तक काम करने की हिदायत की गई है कि जब तक दोबारा नहीं कहा जाता, तो मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं ना, अभी नहीं जा रहे, एटलीस्ट ये है कि अभी नहीं जा रहे, कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसी तरह की खबर जो है वो अंसार अब्बासी साहब ने भी दी है, उनका भी कहना यही है कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बस ठीक है, इन दिनों में चूँकि एक्सपेक्टेड था कि तब्दीलियाँ होंगी, कुछ प्रमोशंस वो तो होनी है, ज़ाहिर सबका तो नहीं, कुछ लोग जा रहे हैं, ज़ाहिर ये टाइम है जिसमें, और ये रूटीन का मामला है कि कुछ लोग रिटायर हो रहे होते हैं, उनकी जगह नए लोग आगे आ जाते हैं, बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है। तो उसमें नदीम अंजुम साहब की एक्सटेंशन का मतलब ये है कि खान साहब के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। इमरान खान साहब इन्हीं के खिलाफ शोर मचाते हैं ना सारा। इमरान खान साहब और उनके वो जो स्पोक्स पर्सन है, फ्रंट मैन जितने भी हैं,
वो आदिल राजा हों, वो शाहीन साहबाई हों, वो शहबाज गिल हों, खुद इमरान खान साहब जो जो बातें बताते थे। और ये तो वो DGISI थे जिनको मतलब आने ही नहीं, इमरान खान साहब चाहते थे कि कोई आए ही ना, इस सीट पर ही कोई ना आए। वो तो अपने चहीते फैज़ हमीद साहब को कंटिन्यू कराना चाह रहे थे ना, तो उनकी जगह आ गए थे नदीम अंजुम साहब। और नदीम अंजुम साहब की कंटिन्यूटी का मतलब यह है कि खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, ठीक है। आर्मी चीफ उनके साथ कंफर्टेबल है, इसलिए वो उनको आगे लेके चल रहे हैं। DGC भी इसका मतलब है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो खान साहब के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। हाँ, इसमें एक डिफरेंट खबर ये है कि हमारे आजकल जो मामलात हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ ज़रा थोड़े से सीरियस हुए हैं। हमारा ख्याल ये था कि अफ़गानिस्तान तो हमारा अपना मुल्क है, हमारा अपना सूबा है, मतलब स्ट्रैटेजिक डेप्थ और वो सारी चीज़ें जो है ना, वो उनके साथ हम चलते थे। और वो आपको याद होगा DGISI जो हमारे फैज़ हमीद साहब थे, उन्होंने वहाँ बड़े फ़ख्र से खड़े होकर वो तस्वीर बनवाई थी अपनी एक चाय की प्याली के साथ ना, तो और वो बड़ी वायरल भी कराई गई। ज़ाहिर है उसका एक मकसद था, जो भी मैसेज दे रहे थे वो पहुँचा और उसका रिएक्शन भी आया। तो मसला ये है कि नदीम अंजुम साहब, अब जो सिचुएशन है अफ़गानिस्तान की, कंट्रोल तो अब हो रहा है। ये 4 दिन जो बंद हुआ है हमारा बॉर्डर, तो वहाँ से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं अफ़गानिस्तान से। अच्छा, कुछ इश्यूज़ जेन्युइन भी हैं कि ट्रेड रुक गई है, चीज़ें ख़राब हो रही होंगी। ज़ाहिर है जो बॉर्डर्स पर पड़ी हुई थी, आने जाने वाली दोनों सूरतों में लोगों को इलाज मुआवजे की ज़रूरत है। वहाँ से लोगों ने आना था, मरीज़ों ने, जिसका उन्होंने इजहार किया, वहाँ से ये रिक्वेस्ट आई है कि लोगों को इलाज मुआवजे की ज़रूरत है। ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान में कुछ नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये औरिया मकबूल जान जैसे लोग हैं जो उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, उसको पता नहीं क्या एक आइडियल सा मुल्क बता रहे हैं। ओ हजूर वाला, आप इतना आइडियल समझते हैं तो चले जाएं अफ़गानिस्तान। यहाँ बैठकर वो जो आप रिक्वेस्टें कर रहे हैं कि किसी तरह आपको टीवी चैनल पे कोई ले ले, आप मरे जा रहे हैं कि किसी तरह कोई टीवी चैनल पर उनको बुला ले, तो उसकी बजाय आप अफ़गानिस्तान चले जाएं। इतना आइडियल मुल्क है तो वहाँ पता है लिथरॉल होनी है, इसलिए नहीं जाते। तो वो लोगों की थोड़ी सी मामलात सेट हुए हैं। अब तो वो इस बात पर भी आ गए हैं कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एटलीस्ट फॉर्मली वो इस बात पर मानने को तैयार हो गए हैं। अच्छा, तो अफ़गानिस्तान की इस सारी पॉलिसी और इस सारी एग्जीक्यूशन में ISI का बड़ा अहम रोल होता है हमारे यहाँ। तो DGISI ने, नदीम अंजुम ने, असल में तो उनकी तस्वीर आनी चाहिए थी कि इस तरह उन्होंने चाय की प्याली पकड़ी हो। अफ़गानिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं खड़े खड़े बस एक चाय की प्याली के साथ वो तस्वीर लगाएं और समझ आ जाएगी लोगों को कि क्या हो रहा है। लेकिन सूरत हाल ज़रा डिफरेंट है। वो जब से आए हैं वो कहा जी मैंने अपनी पब्लिसिटी नहीं करानी, और उन्होंने नहीं कराई। मतलब वो एक तस्वीर जब रिलीज़ भी करनी पड़ी, जिस ग्रुप में वो थे, तो क्रॉप करके उनकी तस्वीर उसमें से माइनस की गई, सिवाय एक वो जो था प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो आपको पता है एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सी सिचुएशन थी जिसमें उन्होंने की, और उन्होंने बताया कि स्पेशल इजाज़त के साथ और स्पेशल अरेंजमेंट्स के तहत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अदरवाइज़ वो अपनी तस्वीर नहीं रिलीज़ कर रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के साथ मामलात हमारे चल रहे हैं और जिस जगह पर हम पहुँच गए हैं, ये वो जगह थी जहाँ DGISI की तस्वीर बनती थी, ऐसे चाय का कप पकड़ाओ, लेकिन वो नहीं कर रहे। ठीक है, बीइंग अ स्पाई चीफ उनका ख्याल है कि उनकी पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक पॉलिसी है और वो उस पर अपनी पॉलिसी के मुताबिक चले। बाकी पॉलिसियाँ कुछ रह गई हैं अपने मुल्क के लिए, हम लोगों के लिए, 24-25 करोड़ लोगों के लिए। मैं पिछले व्लॉग में आपसे बात कर रहा था कि गैस की कीमतें बढ़ाने की बात हो रही है और यहाँ पे एकदम ही डाका पै गया जी। 26 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है और लुटमार है। मतलब एक तरफ हम ये बात करें कि डॉलर कंट्रोल में आ रहा है, डॉलर की कीमत नीचे आ रही है, 200 से नीचे 300 से नीचे आ गई है। अल्लाह करे 200 से भी नीचे आ जाए, लोगों को कोई सुख का सांस मिले। इत्तफाकन मेरे मुंह से ये बात निकल गई, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। लेकिन 300 से नीचे आई है और पेट्रोल बढ़ाए जा रहे हैं, लुटनी मची हुई है। अच्छा, और इस दफ़ा तो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है और पेट्रोल पंप्स बंद पड़े हुए हैं, वहाँ पे पेट्रोल नहीं मिल रहा। ये आप तस्वीर देखें, रश लगा हुआ है, जहाँ मिल रहा है बड़ा लिमिटेड से एरिया में, और बाज़ जगहों पे बंद पड़े हुए हैं। मैं खुद आज शाम में जब था बाहर रोड पर तो पेट्रोल नहीं मिल रहा था और मैंने पूछा उनसे क्या मसला है जी, जब कीमत बढ़ गई है। उन्होंने कहा इस दफ़ा दिहाड़ी लगाई है कंपनियों ने। पहले हम लगाते थे कि पेट्रोल मौजूद होता था तो लास्ट डे पर हम रोक लेते थे कि 12 बजे के बाद जब कीमत बढ़ जाएगी तो फिर बेचेंगे। इस दफ़ा कंपनियों ने दिहाड़ी लगा ली, उन्होंने 2 दिन पहले पेट्रोल रोक लिया, तो वो अभी तक पहुंचा ही नहीं है पेट्रोल पंप्स पे, क्योंकि वो ऑर्डर आएगा, आगे जाएगा तब उस पर आएगा ना। तो रिफाइनरी में और कंपनियों ने रोक लिया था अपनी डेपोज़ में। तो लुटमार है, जो भी कर ले, हुकूमत ने अपना शेयर लेना है, फिर जो समझता है कि उसका दाव लग सकता है वो लगाता है। रगड़ा किसको लग रहा है? अवाम को, मुझे, आपको।
और कुर्बानी का बकरा भी हमें ही बनाया हुआ है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब अब अमेरिका जा रहे हैं। मैंने शुरू में जैसे जिक्र किया इमरान शफ़क़त साहब जा रहे हैं। इमरान शफ़क़त साहब तो खैर सैर वैर भी कर लेंगे, कुछ थोड़ी सी न्यूयॉर्क की सड़कों पर फिर रहे होंगे। लेकिन यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब यूनाइटेड नेशन से ख़िताब करने जा रहे हैं। हजूर ज़रा अपने लोगों का भी ख्याल करें। 25 करोड़ लोगों की ज़िंदगी मुश्किल में है। ये जो मुश्किल फ़ैसले आप हर रोज़ किए जा रहे हैं बड़ी आसानी के साथ, आपके लिए मुश्किल नहीं है, हमारे लिए मुश्किल है, सब लोगों के लिए मुश्किल है। और वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं और जो सब्सिडीज़ लिए जा रहे हैं वो वैसे ही चली जा रही हैं, उनको पकड़ें, उनको रोकें, ये अवाम पर बोझ डालना बंद करें। कोई इसको मैनेज करे, किसी भी तरह करे, इसको थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना हाथ होला ही कर लें कम अज़ कम। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया।